डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिगेंट माइंड्स में लेक्चर 3 देखेंगे। पॉलिनोमियल से रिलेटेड पढ़ रहे थे हम लोग, तो पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं आज। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पॉलिनोमियल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीरोज के बारे में पढ़ा था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे थे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं। हमारा ये पॉलिनोमियल है, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। आप बता सकते हैं कि ये कैसा है, पॉलिनोमियल का नेचर क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन एक्स जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है, 2x² - 8x + 6। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके बारे में समझने के लिए जो हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं, क्या रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट। जीरोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इस पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोज निकालना हो, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे इसका जीरोज निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका जीरोज ही हम लोग निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको फैक्टराइज किया होगा। आपको याद होगा कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को अगर हमको फैक्टराइज करना हो तो कैसे करेंगे फैक्टराइज? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नेचर का है ये। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते थे, इस मिडिल टर्म को, ये जो -8 है, इसको हम लोग स्प्लिट करते थे। ठीक है, और स्प्लिट करके हम लोग क्या करते थे, ये फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसके प्रोडक्ट जैसे हम करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये -8x है ना, तो 8 का हम लोग एलसीएम लेते थे ऐसे। ठीक है, एलसीएम लेते थे 8 का, तो 8 का एलसीएम पहले ले लेते हैं हम लोग। क्या क्या आता है, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 आएगा। मतलब 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा फैक्टर आया, इसको हम इस प्रकार से लेते थे कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, ऐसा लेते थे हम लोग। वही चीज़ यहाँ पर किया गया है। देखिए -8x को, जैसे देखिए इसको -6 और -2 में स्प्लिट किया गया है। सॉरी, ऐसे नहीं करते थे इसको ऐसे नहीं करते थे। ये 6 और 2 को करते थे, 12 को फैक्टराइज करते थे। ठीक है, तो 12 को फैक्टराइज अगर करें हम तो ये आएगा हमारा 6 आएगा और ये 3 आएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 12 = 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसका कम्बिनेशन हम बनाते थे, किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो 8 आ जाए, यही बनाते थे ना हम लोग। तो आप देखिए -8 आ जाए, ये भी देखते थे। तो 3 और 2, 3 2 6 हो रहा है, तो 6 और 2 का कम्बिनेशन बन रहा है। ये आप अच्छे से जानते होंगे, इसीलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत होगा तो हम ये बताएंगे ये कैसे हो रहा है, अगर समझने में दिक्कत होगा तो। बस वही चीज़ यहाँ पर किया गया है। -8x को देखिए, -8x है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, -6x -2x लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसको। और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, -x -7x भी लिखा जा सकता है। लेकिन हमको इसको ऐसा लिखना है कि इस दोनों
टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें -6x - 2x तो कितना होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है आपका, ये अगर मल्टीप्लाई करें तो सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें हम तो कितना हो रहा है, 12x² हो रहा है, 12x² हो रहा है ये। और यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है 2x² और 6 इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12x² हो रहा है। तो हमको ऐसा ही इसको स्प्लिट करने हैं तभी हम इसका फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ चुके हैं ये कैसे किए हैं। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए वही कर दिया, -8x को स्प्लिट कर दिया। देखिए -8x को यहाँ पे लिख दिया, -6x - 2x लिख दिया, बाकी सब कुछ वही रखा है। अब इससे आगे क्या किया है, इससे आगे क्या किया है कि 2x को यहाँ से कॉमन ले लिया है, इस दो टर्म से फैक्टराइज करना है हमको, इस दो टर्म से 2x दोनों में कॉमन आ जाएगा तो 2x कॉमन ले लिया है। 2x कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, उसको लिख दिया यहाँ पे। फिर माइनस का साइन लगाया, ये जो माइनस का साइन था यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और फिर इस दोनों टर्म से 2 को कॉमन लिया है, 2 को कॉमन लेने से x - 3 बच जाएगा। अब देखिए इस दोनों में ये पूरा जो है ये और ये, इस दोनों टर्म में x - 3 कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम इसको इस टाइप से स्प्लिट किए थे। अब इस दोनों से भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, x - 3 को ले सकते हैं। तो अगर इस पूरे टर्म से x - 3 को हम कॉमन लें, x - 3 अगर कॉमन लिए यहाँ से हम, तो इधर क्या बचेगा हमारा, इसमें क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x बचेगा और इधर क्या बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि x - 3 हमने यहाँ से ले लिया है, x - 3 और x - 3 इस दोनों टर्म से हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा। अब इसको और अगर सिंपल बनाएं तो इसमें भी 2 कॉमन आ सकता है, तो इसलिए इसको फाइनली ये लिखा गया है, 2 कॉमन ले लिया। फिर अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक बार हम भी लिख ही लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। x - 3 यहाँ पे हो गया और अगर यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x - 1 बच जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर देखिए ये सभी फैक्टर्स हो गया इसका, तो 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको पहले लिख दिया और कोई बात नहीं है। फिर x - 1 x - 3, ये इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमको निकालना क्या था, जीरोस निकालना था। तो इसके बारे में तो हम लोग समझ चुके थे लास्ट लेक्चर में, जीरोस कैसे निकालते हैं। इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और फिर x का जो वैल्यू निकलता है वही हमारा जीरोस होता है इस पोलिनोमियल का। तो इसको इक्वल टू 0 कर दें हम, ठीक है कर देते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए इसको जो हमारा वो आया था, क्या आया था, यहाँ लिख लेते हैं हम प्रीवियस पेज का, यहाँ पर नहीं देख, फैक्टराइज इसका करके क्या आया था, आया था हमारा 2 इंटू x - 1 आया था इंटू x - 3 आया था, इसको फैक्टराइज करने पे। ठीक है, तो इसको अगर हमको इसका जीरोस निकालना हो इस पोलिनोमियल का, तो इसी को इक्वल टू 0 करते थे हम लोग और फिर x का वैल्यू निकालते थे, जो x का वैल्यू आता था वही जीरोस कहलाता था इस पोलिनोमियल का। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या क्या हो सकता है आप सोच के बताइए। जब दो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं P इंटू क्यू है, P इंटू क्यू है और ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है आप बताइए हमको। इसका मतलब ये है कि आइदर P 0 है या फिर Q 0 है ना। तो वैसा ही यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो 2 तो इक्वल टू 0 होगा नहीं, 2 तो 2 है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, 0 होगा नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, x - 1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इम्प्लाइज डेट लिख के x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे
और फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ से x का क्या वैल्यू मिला हमको, यहाँ से x का वैल्यू -1 जब इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमको। और यहाँ से x का क्या वैल्यू मिल जाएगा हमको, x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसका 2 जीरो होना भी चाहिए था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है और इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होगा इसका 2 होगा। तो देखिए 2 जीरो, एक आपको ये मिल गया x इक्वल टू 1, एक ये जीरोस मिल गया, और x इक्वल टू 3 एक ये मिल गया, 2 मिला है। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी लिखा गया है, देखिए सो द जीरोस ऑफ दीज आर 1 एंड 3। ये समझ चुके हैं हम लोग 1 एंड 3 कैसे आया है। अब हम लोग जो हमारा टॉपिक था उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको फिर हम और डिफरेंट तरीके से भी समझाएंगे। पहले अभी आपके बुक में जैसा दिया हुआ है, अभी जो इसमें है वो पहले देख लेते हैं। अब जीरोस जो हमारा आया इसको मिटा देते हैं हम। ये समझ चुके हैं कि कैसे ये जीरोस हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए ये जीरोस 1 और 3 आया हमारा। अगर हम सम ऑफ इट्स जीरोस निकालना चाहें इस पोलिनोमियल का, 2x² - 8x + 6 जो हमारा पोलिनोमियल था, इसका सम ऑफ जीरोस निकालना चाहें तो जीरोस क्या है, 1 और 3 है। इसका सम क्या होगा, 4 होगा, ये यहाँ पे निकाला है। ठीक है, और प्रोडक्ट अगर निकालना चाहें इसके जीरोस का तो 1 × 3 होगा, मतलब 3 आएगा। अब हमको देखना क्या था कि किसी पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट में कोई रिलेशन है क्या, कुछ रिलेशन है तो वो हमको देखना था। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो 4 आया हमारा सम ऑफ जीरोज 4 आया, 4 और ये जो -8 है कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट -8 है और x² का कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ ये माइनस साइन, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8 है। तो माइनस पहले से लगा हुआ था और -8 यहाँ था, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 2 है। वही चीज, इसका वैल्यू 4 आया और इसका भी वैल्यू 4 ही आएगा। आप देख लीजिए ये माइनस पहले से साइन लगा हुआ है तो ठीक है भाई। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x -8 होगा, ओनली 8 नहीं होगा, -8 होगा, साइन के साथ लेते हैं। तो -8 कोफिशिएंट ऑफ x हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 2 होगा, +2 होगा, मतलब अंडरस्टूड है इसलिए 2 लिख रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आपका 4 आ रहा है, और इतना ही हमारा सम ऑफ जीरोस का भी वैल्यू 4 ही आया था। यहाँ पे देखिए ये 4 ही आया था, मतलब कोफिशिएंट और सम ऑफ इट्स जीरो में कुछ रिलेशन तो है, ये तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या होगा, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 6 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखे हम। अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है तो 2 यहाँ पे लिखे। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा 3 ही आ रहा था। मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेकर के किसी भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट से कुछ रिलेशन है, और ये चीज़ यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। अगर ऐसा रिलेशन है तो वो हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, ऐसा अगर रिलेशन है तो हम वो वेरीफाई करके देख रहे हैं। ठीक है, इतना तक अभी हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे ये कैसे आया है, ये वाला चीज़ जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे। पहले हम वेरीफाई कर लिए इस चीज़ को। ठीक है, अगर वेरीफाई और भी करना चाहते हैं आप हम लोग तो फिर आगे भी कर लेंगे, लेकिन अभी इतना हमको समझ में आया कि कुछ रिलेशन तो है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और इट्स कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन है। ठीक है, अब हम इसका जनरलाइज अगर ये देखना चाहें, जनरलाइज ये जो हम निकाल के ला रहे थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x², ये कैसे पता चला कि यही रिलेशन है, ये तो वेरीफाई हमने किया। ये पता कैसे चला कि यही इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में ऐसा ही कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन तो ट्रू है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन ये आया कहाँ से, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे आइए।
अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ये होता है, और जहां पर कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये देखे थे हम लोग। अच्छा, इसको अगर हम फैक्टराइज करें ना, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करें, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टराइज किया था, तो x-1 इंटू x-3 आया था फैक्टराइज करके। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप फैक्टराइज करिएगा तो वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा कुछ, ठीक है। इसको और हम दूसरे तरीका से देख लेते हैं, यहाँ समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसको हम देखने के लिए क्या कर लेते हैं, जैसे हमारा ये यही पोलिनोमियल को कंसिडर करते हैं, इसी को फिर से देखते हैं। ये जो हमारा पोलिनोमियल था 2x² - 8x+6, इसका क्या आया था फैक्टराइज करके, 2 आया था, 2 इंटू x-1 आया था, और x-3 आया था, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके आया था, मतलब कहने का मतलब है कि 2x² - 8x+6, इसी को हम लोग फैक्टराइज के टर्म में ऐसा लिख सकते थे, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आप देखिए इसका जीरोस आया था 1 और 3 आया था, जीरो आया था ना, 1 और 3 आया था। तो हम इधर से इधर, अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइज करके इधर से इधर जीरो निकालने के लिए जा रहे हैं। हम इधर से इधर आ सकते हैं क्या, कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर जीरोस पता हो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे मान लेते हैं अल्फा, ये एक हमारा जीरोस है, और एक बीटा, ये एक हमारा जीरोस है। तो ये जिस पॉलिनोमियल का जीरोस है उस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है ऐसा लिखा जा सकता है? या फिर आप ऐसे भी समझिए कि किसी का अगर पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का जैसे यहाँ पे 1 और 3 आया था जीरोस, मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल का 2 जीरोस हो और -1 हो, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग पता कर सकते हैं, ऐसा संभव है क्या कि अगर जीरोस हमारे पास 2 और -1 है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वो पॉलिनोमियल क्या है पता कर सकते हैं क्या, हमारे पास ऑप्शन है, हाँ पता कर सकते हैं। बस इसको हमको ऐसे लिख देना होगा, x-2 इंटू x+1। ऐसा क्यों किए हम, देखिए, ओ सॉरी, इसको अच्छे से लिखते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये जीरोस है हमारा, और इसका पोलिनोमियल क्या होगा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका पोलिनोमियल होगा x-2 और इंटू x+1 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब जीरोस हम निकाले होंगे तो x का वैल्यू 2 आ रहा होगा और x का वैल्यू -1 आ रहा होगा, तभी ना, तभी इसी से आया होगा वैल्यू उसका। और इसको अगर हम ये करें फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +x होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो, और -2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा ये टर्म, और -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 होगा। इसको और सॉल्व करें हम तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, x² +x -2x क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, और -2 का -2 रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का जीरोस ये है। तो देखिए हम जीरो से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं हम, और यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर हमको पॉलिनोमियल पता है तो उसका हम जीरोस निकालने के लिए उसको इक्वल टू 0 कर लेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हमको किसी पॉलिनोमियल का जीरोस पता है तो हम वो पॉलिनोमियल क्या है वो ऐसे फैक्टराइज करके लिख के उसको पता कर सकते हैं, ठीक है।
आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका जीरोस निकालेंगे तो यही आएगा, 2 और -1 आएगा। ठीक है ना। एक यहाँ कांस्टेंट टर्म लिखना ज़्यादा सही है, इसीलिए आपके बुक में कांस्टेंट टर्म भी ये किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अल्फा, जैसे यहाँ पे 2 और -1 था, तो उसके लिए हमने क्या पॉलिनोमियल को लिखा, इस तरह से लिखा। ठीक है। अगर अल्फा और बीटा हो किसी पॉलिनोमियल का जीरोस, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, उसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x माइनस अल्फा कर देंगे और इनटू कर देंगे हम x माइनस बीटा कर देंगे। ठीक है। इसी से आ जाएगा हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे, क्योंकि यहाँ जो भी कांस्टेंट रहेगा वो इक्वल टू जब जीरो करेंगे तो वो कांस्टेंट का कुछ मीनिंग रहेगा नहीं, इसीलिए वो लगा रहे चाहे नहीं लगा रहे वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसका ये जो कहाँ से रिलेशन आया है वो देखने वाले हैं, इसीलिए हम ये सारा चीज़ आपको बता रहे हैं। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कुछ भी बता के निकल जाए, हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम वही आएगा। दूसरा आपको कितना भी पढ़ा ले, कितना भी आप बुक पढ़ लें, वो समझ में आने वाला है नहीं। जब तक कि आप अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, अपना आप समझने का तरीका नहीं देखेंगे, तब तक आपको वो मतलब क्या, आपका जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट पे अच्छे से नहीं बनेगा। इसीलिए हम ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ठीक है। तो अब ये जो हमारा आया है इसी का यूज करेंगे, और इस रिलेशन को, कोफिशिएंट का जो रिलेशन आया था जिसको हमने वेरीफाई किया था थोड़ा देर पहले, उसको देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे आया है। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। तो हमारा एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका अगर अल्फा और बीटा जीरोस हो तो इसको हम लोग, इसीलिए यहाँ पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के टर्म में लिखा है इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि जीरोस हमको पता है। तो इसको जीरोज से हम जब पॉलिनोमियल में जा रहे थे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है। ये आपको हम अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे सारा चीज़ समझाए हैं ये कैसे आया है। ठीक है। आप लेक्चर को दोबारा भी बैक करके भी देख सकते हैं अगर दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है। मतलब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर उसका अल्फा और बीटा जीरोस हो तो उसको इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ने के लिए, अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के को यहाँ के रहने दिया और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए के तो जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है। और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। x माइनस एक्स इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब फिर हाँ, माइनस अल्फा इंटू एक्स क्या होगा, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक है। और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है। इसमें तो हम कुछ गलत नहीं लिखे हैं। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, के इक्वल टू लिख के लिखिए इसको। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही, और ये एक्स वाला टर्म यहाँ पर भी है, एक्स वाला टर्म यहाँ पर भी है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं माइनस एक्स। इस दोनों से कॉमन ले लें हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस एक्स कॉमन ले लिए हम, तो बचेगा क्या अंदर में, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर तो अल्फा प्लस बीटा था ही बचा हुआ पहले से। ठीक है। अब देखिए आप, अगर इसका जीरोस अल्फा और बीटा था तो इसको इस टर्म में हम लिख रहे थे, और उसी को अगर हम फर्दर रीअरेंज किए, उसी को हम बस जो प्रोडक्ट के टर्म में लिखा था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास क्या निकल के आया है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये है, माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या है देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको हम सम ऑफ इट, इस पोलिनोमियल का जीरो बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोस बोल सकते हैं,
अल्फा इंटू बीटा को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कोफिशिएंट से कंपेयर कर देंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये पोलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर राइट हैंड साइड हमारा ये आया है, के को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा। अब कंपेयर करिए, आप देखिए यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, ए था। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है, इसीलिए इसने ए इक्वल टू के लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या था, b था, तो b इक्वल टू यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, k अल्फा बीटा, तो उसको लिख दिया इसने। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर हम इस, अब सिर्फ इसको देखना है, अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको आप देखिएगा सिर्फ, तो क्या निकल के आएगा, अल्फा, हम अल्फा कुछ अलग से ढंग से लिख रहे हैं, यहाँ बुक में कुछ अलग ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन वही है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ इसको देखना है आपको, क्योंकि हमको सम ऑफ जीरोस चाहिए था। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन माइनस के, सॉरी, बी अपॉन माइनस के, ये लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन माइनस के लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। और k इक्वल टू क्या था, a था, तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम, b इक्वल टू के प्लेस पे a लिख देते हैं, माइनस a लिख देते हैं, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन a लिखने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, वही यहाँ पे लिखा गया है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू ये लिखा गया है, देखिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। और b क्या है, यहाँ पे आप देखिए b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट वाले को भी निकाल के देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट को निकालने के लिए देखिए, जब यहाँ आप देखिएगा इसको, सिर्फ इसको लेकर के चलना है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट वाला टर्म इसी में है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी अपॉन के लिख सकते हैं, सी अपॉन के लिख सकते हैं, इस यहाँ से लिख सकते हैं इसको सी अपॉन के। और के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू ए है, तो इसी को सी अपॉन ए लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब पता चला आपको कि ये कहाँ से आया है, ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये जो b है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आया है हमारा रिजल्ट। तो बस इसी चीज को वहाँ पे हम लोग वेरीफाई किए थे। और c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है इसमें, और a क्या है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इतना तक समझने में हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो आप हमको पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस जो होगा, उसका और कोफिशिएंट के साथ ये रिलेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसे उसके कोफिशिएंट के साथ ये रिलेशन होगा। और ए बी सी ये क्या है, कोफिशिएंट है इस पोलिनोमियल का, और अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसा है और इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन रहता है। वही यहाँ पे एक्सप्लेन करके उसको बताया है, जो अभी हम बोले ना, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है।
इसमें वही चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब एक हम प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड। तो भाई क्या है हमारा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारा कुछ इस प्रकार से है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको क्या करना है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो सम और प्रोडक्ट है जीरोस का, वो सम कितना है, जीरोस का सम -3 है और प्रोडक्ट कितना है, 2 है। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो अभी जो हम लोग पढ़े थे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा था, और सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, इक्वल टू कितना है, -3 है दिया हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये दो इंफॉर्मेशन है और हमसे पूछा क्या है कि इस पोलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन था उसका यूज कर लें, हम लोग कर सकते हैं। तो जनरल टर्म हमारा पोलिनोमियल का ये था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और अल्फा बीटा और इसका कोफिशिएंट के साथ ये रिलेशन था हमारा, था ना, अभी तुरंत हम लोग पढ़े अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, नेगेटिव के साइन के साथ एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये था। और ये इसी का वैल्यू दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या इसको देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि b अपॉन ए, ये नेगेटिव साइन चला जाएगा, b अपॉन ए इक्वल टू 3 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा भी एक हम देखे थे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट टर्म c और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो c अपॉन ए था ये। इसका वैल्यू देखे क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 दिया हुआ है, तो इसको 2 लिख लेते हैं हम। और c अपॉन ए इक्वल टू हमारे पास 2 आया। अब इसका यूज करके ये जो रिलेशन है इसका यूज करके और इसका यूज करके हम लोग ए बी सी का वैल्यू पता कर सकते हैं क्या? पता किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले, सी तो कहीं नहीं है, सी इक्वल टू 2a आ गया यहाँ पे, और a इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये c जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है हमको। अगर ए बी यहाँ पे भी रहता, ए बी यहाँ पर भी रहता तब तो आसानी से निकाल सकते थे हम लोग, या सिर्फ ए रहता तो। लेकिन ये कांस्टेंट है ना, इसको c इक्वल टू ए इक्वल टू 1 ले लिया इसने। अच्छा, ठीक है, देखिए a इक्वल टू 1 अगर हम कंसिडर करते हैं तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू अगर 1 कंसिडर किए हम, a इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ से आ गया ये। और a इक्वल टू 1 अगर कंसिडर करते हैं हम तो b इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अब ये जो तीनों वैल्यू है इसको हम, इस तीनों वैल्यू के हेल्प से ये जो कोफिशिएंट हमारा आया है ए बी सी, इसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसके लिए बस इसको यहाँ पे रखना होगा, तो ए के प्लेस पे हम 1 रख देंगे तो क्या हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 रख दिए यहाँ से, और बी के प्लेस पे 3 रखना है तो +3x
और c के प्लेस पे 2 रख दिए +2। ये हमारा आ रहा है ये हमारा आ रहा है जब a = 1 है। a को हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हमारा निकल के आ रहा है x² + 3x + 2। और हम अगर और मोर जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम k लगा रहे थे, यहाँ पे इसके साथ k लगा रहे थे कि k कोई भी रियल नंबर हो। k यहाँ पर कुछ भी होगा फिर भी इसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। k मान लेते हैं यहाँ पे 2 हो जाए, ये जो हमारा आया है यहाँ x² + 3x + 2, यहाँ पे अगर k का वैल्यू आप 2 ले लेंगे या 3 ले लेंगे या कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, फिर भी इस पोलिनोमियल का जो जीरोस है ना वो सेम ही रहेगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो -3 और 2 जो दिया हुआ था इंफॉर्मेशन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसके लिए हमारा जो ये आया है क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल आया है वो x² + 3x + 2 आया है। और ये k के इसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें रियल नंबर से, इसका जो जीरोस आएगा ना वो एक ही आएगा। जैसे कहने का मतलब है मेरा, आप 2 इंटू ये पॉलिनोमियल आप लिख लीजिए x² + 3x + 2, ये एक आप पॉलिनोमियल लिख लिए और आप यहाँ 2 के प्लेस पे आप 3 कर दीजिए। इसको अगर आप 3 भी कर देंगे, इसका जो एक जीरो आएगा जीरोज आएगा, इसका 2 जीरो आएगा। और आप यहाँ 2 के प्लेस पे 3 भी ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे, 6 भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, फिर भी इसका जीरोस चेंज नहीं होगा, सेम ही होगा। क्योंकि जब हम जीरोस निकालते हैं तो इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करके x का वैल्यू निकालते हैं ना। तो आप यहाँ पर कुछ भी लें, ये तो हमेशा मतलब क्या ये नेगलेक्ट हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जीरोस के इक्वल यही वेरिएबल वाला टर्म हो सकता है। 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 = 0 कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका कुछ मीनिंग नहीं है ये, इसीलिए यहाँ पे k लिखा गया है कि k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लास्ट आज का देख लेते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम है, जो कि आपको सॉल्व करके बताना है उसका आंसर। ठीक है, आप बस यहाँ पे ये कर लीजिएगा, आपको क्या करना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका कि सम आप यहाँ पे इसको ये -3 लिखा हुआ है ना, आप इसको -3 √3 लिख -√3 लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप √2 कर लीजिए, जिसका कि सम ऑफ जीरोस जो है -3 -√3 है, और जिसका कि प्रोडक्ट जो है √2 है। आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा वो बताना है हमको कमेंट में। ठीक है, आपको ये क्लास कैसा लगा और आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, क्या समझना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, आप हमको कमेंट से ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड्स, और एलिगेंट माइंड के साथ बने रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।